तो सब कुछ दौड़ रहा है, कच्चा तेल दौड़ रहा है, मुंबई मैराथन में दौड़ रही है और साथ ही बाजार भी दौड़ रहा है, एसजीएक्स निफ्टी भी दौड़ रहा है। मेरी ये तेजी 2017 की जो दौड़ थी 2018 में भी आ चुकी है और रिकॉर्ड स्तरों पर हम प्रीवियस डे की क्लोजिंग देखे गए थे और आज ओपनिंग कुछ ऐसी लग रही है कि फिर से दौड़ता हुआ ही बाजार दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जो जी बिजनेस और बीएसई का बुल रन है उसका थर्ड एडिशन इससे बेहतर समय पे नहीं आ सकता, क्योंकि बाजार में लगातार नया हाई बन रहा है। आईआईपी में भी तेजी है, क्रूड में भी तेजी है, तो सारी चीजें तेज हैं और आई थिंक बजट से ठीक 2 हफ्ते पहले इससे बेहतर शुरुआत बजट कैंपेन की नहीं हो सकती थी जैसी हमने देखी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब तेजी बढ़ जाती है तो तब आपको थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ती है, क्योंकि रफ्तार ज्यादा होती है तभी गिरने का डर भी ज्यादा होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है वहां पर। तो खैर, कल इनफैक्ट मुंबई में जी बिजनेस और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो बुल रन है उसका थर्ड एडिशन हुआ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और वहाँ पर फिर से एक बार ये जो 7 किलोमीटर का ड्रीम रन होता है उसमें जो विजेता थे उसमें इंडियन आर्मी के ही लोग आगे रहे और उन्होंने इनफैक्ट ये दौड़ करीब 15 मिनट के आसपास के समय में पूरी कर दी। और पहले और दूसरे में सिर्फ 40 सेकंड का फर्क था, 4 सेकंड, 4 सेकंड माफ कीजिए, 4 सेकंड का फर्क था। पहले और दूसरे स्थान के विजेता में 4 सेकंड का फर्क था। लेकिन हाँ, तो ये और सबसे पहले तो हमें लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत बड़ी मात्रा में रिस्पांस दिया। तो ये एक बहुत अच्छा आगाज कह सकते हैं बजट कैंपेन का जी बिजनेस की। और हर साल अच्छी चीज ये है कि ये थर्ड एडिशन है, लेकिन हर साल पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा पैमाने में लोग आते हैं, कहीं ज्यादा मात्रा में लोग आते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव सपोर्ट उनकी तरफ से, जिसके लिए जी बिजनेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया भी अदा। अब एक बार जरा मार्केट के आउटलुक भी देख लेते हैं और बाजार इस समय कैसे दिख रहा है। पहले एक बार जरा एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं, उसके बाद फिर से जी बिजनेस का व्यू आपके सामने रखेंगे, एफआईएस का डाटा होगा और साथ ही साथ डेरिवेटिव्स के डाटा के साथ आज की रणनीति बनाना शुरू करेंगे। मेहर पहले 10,600, अब तो 700 के ऊपर भी दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी। देखिए, ये अच्छी चीज भी है। आपने अगर पिछले हफ्ते का भी हमारा व्यू देखा हो, अगर शुक्रवार का, बाजार के लिए ये क्रिटिकल था कि ये 10,600 को टिकाए रखे, जो कि इसने किया। उस दिन भी ये फिसला 10,600 के नीचे, लेकिन 2-3 पॉइंट के बाद तुरंत बाउंस कर गया, आई थिंक 10,597 के आसपास से। तो वो जो लेवल है वो होल्ड कर रहा है। अब आप इसीलिए ये जरूरी है कि आप 10,600 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि देखिए मार्केट थोड़ा नैरो रेंज में जा चुका है और जो एक्साइटमेंट है ना मार्केट में, वो दैट इज एट इट्स पीक बजट से 2 हफ्ते पहले। खासकर अब ये जो आईआईपी का डेटा आया है या फिर जिस तरह के संकेत मार्केट में है, उसके चलते अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि निफ्टी अगर 10,590 के नीचे फिसल जाए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर छोटी अवधि में आपको देखने को मिले। लेकिन अगर 10,700 निफ्टी निकाल लेता है और उसके ऊपर टिकता है, तो फिर जो दूसरा लेवल है जहां पर आप इनफैक्ट सबसे ज्यादा कॉल्स भी देख रहे हैं, वो है सीधा 11,000 का, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं। तो ये 11,000 अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर बनेगा मार्केट के लिए। सिमिलरली अगर आप निफ्टी बैंक को भी देखें तो देखिए 25,600 का जो लेवल है ना, इसे होल्ड करना जरूरी है इसके लिए। और ये अगर होल्ड करता है इसके लिए, तो कम से कम ये नेगेटिव भूमिका अदा नहीं करेगा जो निफ्टी का रनअप है या फिर जो निफ्टी की तेजी है इसमें। लास्ट सेशन में भी किसी तरह से 25,500 के लेवल को बचाया। अब जरा एफआईएस और डीआईएस का कामकाज भी देखिए। हालांकि उनकी तरफ से कोई बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन तो नहीं है। एफआईएस का कैश सेगमेंट 158 करोड़ का सेल, डीआईएस करीब 700 प्लस करोड़ की खरीदारी करके गए। और अगर आप वादा के हिसाब से भी देखेंगे तो कुछ बहुत ज्यादा मूव नहीं आया। एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज पिछले 2 दिन से हमको दिखी है, वो इंडेक्स ऑप्शंस। इंडेक्स ऑप्शंस में जब जब 1000 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा प्लस में आए, मार्केट का बुल फेस हो, समझे का डायरेक्शनल अप्रोच पॉजिटिव मिल रही है। ये हेंस प्रूव्ड फॉर्मूला है जो ज्यादातर डेरिवेटिव एनालिसिस को फॉलो करते हैं। और इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी 1000 प्लस करोड़ रुपए की खरीदारी है। रही बात प्रीमियम और डिस्काउंटिंग की, खैर प्रीमियम थोड़ा कम हो गया है क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ा एडजस्टमेंट का फेज भी है, लेकिन फिर भी मार्केट ठीक ही नजर आ रहा है यहां से। तो और एक ऑप्शंस का ट्रेड जो हम आपको लगातार बताते रहे हैं, एक बात 700 और 800 की कॉल इमीडिएट देख लेते हैं, बाद में 11,000 पे भी चलेंगे। पहले 700 और अगर 800 की कॉल देखेंगे, यहाँ पे कुछ बाइंग हमको देखने को मिली है। ये 700 का डाटा जो कि करीब 5% ओपन इंटरेस्ट के साथ एडिशन, और 800 के अंदर पहले शॉर्ट कवरिंग बाद में खरीदारी के संकेत साफ साफ दिखेंगे। बिल्कुल, देखिए आज आपको ये तो है ही जिस पर नजर रखनी होगी, साथ ही
एक तो जैसे आपने कहा कि जो केमिकल स्टॉक्स हैं उन पर नजर रखनी चाहिए, इसी के साथ साथ आईआईपी रिलेटेड जितने सेक्टर्स हैं उस पर, लेकिन साथ ही नजर रखनी चाहिए आज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पर, क्योंकि ओवर द वीकेंड जो खबर आई है आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट के विलय की, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। और वो इसलिए क्योंकि ये जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक तरफ छोटे प्लेयर और दूसरी तरफ जो नए एंट्रेंट्स हैं, यानी जो पिछले 4-5 साल में एनबीएफसी रूट से आए हैं इस कारोबार में, तो वो ये ट्रिगर कर रहा है पूरा कंसोलिडेशन इस इंडस्ट्री में। तो इवेंचुअली यहाँ पर भी ये होगा कि कुछ कुछ बड़े प्लेयर्स क्रिएट होते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज कि यहाँ पर मूव किस तरह का देखने को मिलता है। खैर, इस पे हम अभी सुमित को अपने साथ जोड़ेंगे ताकि पूरी रिसर्च और आपको आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहा हो तो उसका जवाब आपको मिल पाए। लेकिन मिहिर, एक और चीज भी है, अर्निंग्स में इन्फोसिस भी दौड़ा और यहाँ पे भी 5,000 करोड़ से ज्यादा के नंबर्स आ गए। प्रॉफिटेबिलिटी की मार्केट ने उम्मीद नहीं की थी, तो ये बात समझे कि अर्निंग्स का आगाज भी ठीक हुआ है जब मार्केट ऑल टुगेदर हाई पे है। बिल्कुल, देखिए अर्निंग्स में एक चीज जरूर है कि एटलीस्ट टीसीएस और इन्फोसिस को अगर हम देखें ना, तो वहां पर कम से कम कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है, और वो एक अच्छी चीज़ बनती है। खैर, इस सब पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ गौरांग शाह भी जुड़े हैं और साथ ही सुमित हमारे साथ जो कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक का विलय है उस पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। तो पहले तो इस डील के बारे में और रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सुमित, आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट, चलिए चलते हैं उनके पास, लेकिन गौरांग इस बीच हमारे साथ हैं। गौरांग, मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो देखिए संकेत अच्छे हैं मार्केट के लिए, जो ट्रिगर्स अब तक आए हैं, या फिर हम आईआईपी का डेटा भी देखें, या फिर हम पुट कॉल का कंसंट्रेशन जो है उससे देखें, आपका व्यू क्या है इस समय? शुक्रिया मिहिर और सुप्रभात सभी को हमारी तरफ से। 10,700 की बात हमने गुजरात राज्य के जो चुनाव हुए थे तब भी किए थी, और हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके हम 10,800 11,000 तक भी जाने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते कि जो तिमाही नतीजों का आगाज हुआ है वो अब तक जो भी हमने देखे उसी स्तर पे आए या फिर थोड़े बहुत बेहतर आए, तो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। और वो जो कन्विक्शन या कॉन्फिडेंस लेकर के जो हम चल रहे थे कि तिमाही नतीजों में सुधार देखने मिलेगा, उसकी चिंता फिर नहीं सताएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, बहुत ही अहम दिन आ रहा है अगले महीने बजट का, तो शायद उसके पहले थोड़ी बहुत चिंता हो लोगों ने, जिस तरीके से फिर से, और हर साल बजट के दरमियान आपने देखा है या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टैक्स को लेकर के बातें छिड़ती है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि वित्त मंत्री साहब उस तरीके की कोई छेड़खानी करेंगे, और एक बहुत ही सकारात्मक स्ट्रक्चरल एंड रिफॉर्मिस्ट बजट लेकर के आएंगे, ना ही पॉपुलिस्ट। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो बाजार में, बाजार की सेहत के लिए उचित होता है। मिहिर, गिरावट पर खरीदारी की राय है। ठीक है, इसमें सिमी बॉमिक टेक्निकल एनालिस्ट भी हमारे साथ है। आप सिमी, एक बार जरा मार्केट में बैंक निफ्टी पर आपका व्यू चाहिए होगा हमको, आज कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि देखिए इंडेक्स ठीक है, एक्चुअली सपोर्ट और गेन और लॉस जो भी हमको दिखेगा ना, बैंक निफ्टी उसका रीजन होगा। आज ये कितना सपोर्ट करने वाला है? गुड मॉर्निंग डिम्पी। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को खेलने के लिए थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है। एक तो अगर 25,600 के ऊपर बैंक निफ्टी मेंटेन करता है तो ही लॉन्ग जाने का सलाह होगा मेरे तरफ से। 25,550 के नीचे स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट्स के लिए 25,750 से 780 का रेंज बैंक निफ्टी का इनिशियल पड़ाव है, जो उसको पार करके सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा करता है तो 25,900 तक का रैली देखने को मिल सकता है, पर 25,600 का लेवल बहुत ही क्रूशियल होगा, और ऊपर में अगर बहुत गैप अप ओपनिंग होता है तो 25,750 780 के ऊपर जाने के बाद ही लॉन्ग जाने का सलाह होगा 25,900 का नेक्स्ट टारगेट के लिए। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस तो रहना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस आपको रहना होगा। लेकिन आज इन्फोसिस के नंबर्स का भी रिएक्शन इन्फोसिस के शेयर पे दिखेगा। गुरांग, ये नंबर्स तो मार्केट के उम्मीद से थोड़ा बेहतर ही रहे हैं। आज शेयर में रिएक्शन क्या है? 1100 के ऊपर या फिर इसके ऊपर टिकने की अर्निंग्स में कोशिश करेगा, और टिल बजट तक या उससे बाद भी उम्मीद करें कि बना रहेगा अपनी इस ग्रोथ के साथ? शुक्रिया डिम्पी, और
यहाँ पर भी हमने आईटी क्षेत्र को लेकर के कई बार आपके साथ बात करते हुए, मीर के साथ बात करते हुए, आपके चैनल पर आपके सहयोगी के साथ यही बात जताई थी कि इंडियन आईटी और फार्मा, जिसको कोई भी व्यक्ति या निवेशक छोटा या बड़ा हो, हाथ लगाने की बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं रखते थे, क्योंकि परिवर्तन और परिस्थिति और आंकड़ों को लेकर के निराशा थी। उस समय भी हमने एक ही बात जताई थी कि हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। उसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, साइंस लिमिटेड, एनआईटी टेक्नोलॉजीज कंपनियां शामिल हैं। और जो नतीजे हमने आपने दूसरी तिमाही में देखे थे, हमें लग रहा था कि उसके आधार पर सुधार होगा, और उसी तरीके से सुधार हुआ है। गुंजाइश ये है कि टीसीएस में हमने नतीजों से पहले काफी ऊपर की तरफ के स्तर देखे। इन्फोसिस में परिवर्तन हुआ है बेहतर के लिए, और आगे जाकर के जिस तरीके की रणनीति लेकर के आएंगे, मुझे लग रहा है कि 1150, 1200 की तरफ भी जा सकता है ये स्टॉक। और आपको याद है 1150 में तो बायबैक भी हुआ था इसका। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट भी होगा इसके लिए 1150 का लेवल यहाँ पे। खैर फिलहाल अब तक सब कुछ ठीक ही नजर आ रहा है। इंडेक्स के बारे में आपके सामने राय आ गई है, इन्फोसिस, बैंक निफ्टी आ चुकी है। अब जरा कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी नोट कीजिएगा। रजत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की इंट्राडे बेहतरीन कॉल्स के साथ। बताएं रजत। बिल्कुल, चॉइस ब्रोकिंग J&K बैंक पे बुलिश है आज के लिए। टारगेट वो दे रहे हैं 85 का और स्टॉप लॉस 79 का इस ट्रेड पे लगाना होगा। बैंकिंग स्टॉक में J&K बैंक पसंद है। दूसरा है EIH लिमिटेड। देखिए होटल स्टॉक्स वैसे ही काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे रहे हैं इस मार्केट पे। EIH लिमिटेड खरीदते हैं तो 200 का टारगेट रखें और 188 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। एक्सिस सिक्योरिटीज के बाय कॉल आई है थॉमस कुक पे। लेटर हाफ में वॉल्यूम्स बहुत जोरदार देखने को मिल रहे थे और टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी जो कंपनी है वो बाजार में आउट परफॉर्म कर रही है। आज के लिए टारगेट है 275 से 278, स्टॉप लॉस 262। और एक है रेडिंगटन, ये अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर था, लेकिन एक्सिस सिक्योरिटीज आज मान रहा है 198 से 200 तक के टारगेट्स इस स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं और 189 रेडिंगटन पे आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इन्वेस्टर पॉइंट के 3 कॉल्स हैं। पहली है टेक महिंद्रा पे, आज का टारगेट है 565, स्टॉप लॉस 542। और एक है ABB जिसमें लेटर हाफ में यहां पर भी वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग थे। आज का टारगेट है 1520, स्टॉप लॉस 1450 का लगाकर चल सकते हैं। और आखिरी कॉल रहेगी CG पार, जिसमें टारगेट्स दिए जा रहे हैं इन्वेस्टर पॉइंट की ओर से 102, स्टॉप लॉस 96 का आपको स्ट्रेट के लिए लगाना होगा। और संकेत अच्छे हैं, और ये संकेत अच्छे हैं उसकी खास वजह भी है मार्केट के लिए, और वो ये है कि अच्छे खासे ट्रिगर्स हैं बाजार के पास। आप देखिए इन्फोसिस के नतीजे उम्मीद से बेहतर। SGX निफ्टी 10,700 के पार है। IIP जो है 25 महीने की ऊंचाई पर, और साथ ही खैर CPI और क्रूड भी ऊपर है, लेकिन साथ ही ये जो IDFC और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर है, ये सारे जो संकेत हैं वो अच्छे बनते हैं मार्केट के लिए। अब हमारे साथ सुमित हैं ये बताने के लिए कि कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक, इसके मर्जर का इम्पैक्ट क्या है, इसका गणित क्या है, और आपके पास अगर शेयर्स हैं इनमें से किसी भी कंपनी के तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अंचल हमारे साथ है ये बताने के लिए कि इन्फोसिस और गेल इनके जो नतीजे हैं इसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लेकिन पहले बड़ा ट्रिगर सुमित, कैपिटल फर्स्ट, IDFC बैंक। शुक्रिया मेहर। जो डील की अनाउंसमेंट हुई है, इनफैक्ट ये दूसरी बार है जबकि वीकेंड पे उन्होंने डील अनाउंस की है। पहले श्रीराम ग्रुप के साथ भी वीकेंड पे डील अनाउंस थी, लेकिन वो कॉल ऑफ हुई थी क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर कुछ इशू था। इसीलिए ये डील बहुत सिंप्लीफाई की गई है, बहुत नॉर्मल डील है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो आंकड़े हैं उसमें इन्होंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं दिया है। सिंपल कैपिटल फर्स्ट और IDFC का एक मर्जर हो रहा है जो स्वैप रेशियो दिया गया है। अगर आप उसको दाम के लिहाज से देखेंगे तो 10 जो शेयर हैं कैपिटल फर्स्ट की, इसकी वैल्यू 8,305 रुपये बैठती है। उनके बदले में 139 शेयर IDFC बैंक के रहेंगे जो कि 9,403 रुपये के हिसाब से बैठते हैं। तो कैपिटल फर्स्ट के लिए तो वैसे ही शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी डील है क्योंकि उन्हें 8,400 रुपये देने के बदले में 9,400 9,500 रुपये मिल रहा है, तो उनके तो अच्छी डील है। अब IDFC बैंक के लिए इसलिए अच्छी डील है क्योंकि उनको बहुत कुछ मिल रहा है इस डील के तहत। पहले इस डील के कुछ नॉर्मल जो हाईलाइट्स है वो आपको बताते हैं कि ये जो 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है सब्जेक्ट टू जितनी भी अप्रूवल्स हैं। लेकिन IDFC बैंक इस डील में यानी जो नया स्ट्रक्चर होगा उसमें IDFC बैंक का मेजॉरिटी स्टेक होगा, 72% स्टेक वो ओन करेंगे। और इसमें कैपिटल फर्स्ट का होम फाइनेंस और सिक्योरिटी बिजनेस जो है वो भी इसके साथ ही विलय हो जाएगा। जो अभी एग्जिस्टिंग कंपनी के CMD हैं यानी कि जो वी वैद्यनाथन है कैपिटल फर्स्ट के CMD, वो अब IDFC बैंक के जो नई एंटिटी हैं उसके MD एंड CEO बनेंगे। और जो राजीव लाल है जो अभी कंपनी के चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर आ जाएंगे नई एंटिटी के। तो ये कुछ डील की मेजर हाईलाइट्स हैं। लेकिन इस डील से IDFC बैंक को एक जो मिलने वाली चीज़ें हैं उसमें रिटेल और SME जिसका एक बड़ा पोर्टफोलियो इनके पास आ जाएगा। करीब 50 लाख
ग्राहक ये इनके पास आ जाएंगे कैपिटल फर्स्ट के थ्रू। रिटेल नेटवर्क इनका बेहतर होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल कासा जो है वो इंप्रूव होगा। करीब करीब 8% का एग्जिस्टिंग कासा है, बढ़ के 15% तक होने की बातचीत भी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर है। उसके अलावा बैलेंस शीट और ज्यादा साउंड हो जाएगी, कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होगा और इनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट भी होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर भी आईडीएफसी बैंक एक्सपैंड कर पाएगा, जो अब तक एक्सपैंड नहीं कर पाया है। और सबसे बड़ी बात कि 100 से ज्यादा जो नेटवर्क है, जो कि ब्रांच अब तक नहीं है आईडीएफसी बैंक के पास, वो आ जाएगा। नई एंटिटीज के पास क्या क्या होगा एक बार ये भी नजर डाल लीजिए। एयूएम जो होगा वो करीब करीब 88,000 करोड़ रुपए के आसपास का हो जाएगा नई एंटिटी का। मुनाफा करीब 1268 करोड़ रुपए, जो कि एग्जिस्टिंग मुनाफे से करीब करीब दोगुने के आसपास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ब्रांचेस 194 ये हो जाएंगी नई दोनों कंपनीज के मर्जर के बाद। मौजूदा ब्रांचेस करीब करीब 80 हैं आईडीएफसी बैंक की, सीधे बढ़ के 194 के आसपास पहुंच जाएंगी। एटीएम 9100, क्योंकि कैपिटल फर्स्ट के पास भी एटीएम्स हैं और आईडीएफसी बैंक के पास भी हैं, तो एटीएम्स की जो स्थिति है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। क्योंकि बैंक के पास मित्रा आउटलेट भी है, छोटे आउटलेट जो बीसी आउटलेट्स बोलते हैं, वो भी करीब 350 के आसपास आ जाएंगे। और मार्केट कैप भी 32,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगी और कस्टमर करीब करीब 50 लाख होंगे। तो एक बड़ा मर्जर है और आईडीएफसी बैंक के लिए, आईडीएफसी ग्रुप के लिए एक विन विन सिचुएशन है और कैपिटल फर्स्ट के लिए, क्योंकि स्वैप रेशियो फेवरेबल है, तो उसमें भी आज तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं क्या सुमित जो इसके बारे में बता रही हैं कि शेयर चलेंगे और कितना चलेंगे? डिम्पी, इसके ऊपर अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं, 5 रिपोर्ट्स हैं। कुछ कैपिटल फर्स्ट को लेकर ब्रोकरेज हाउस के व्यूज हैं और कुछ आईडीएफसी बैंक को लेकर भी व्यू हैं। मेजरली सभी जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पर अच्छे पोटेंशियल अपसाइड खुल सकते हैं। जो सिचुएशन है वो काफी साउंड है, खासतौर से ईडल वाइज होल्ड रेटिंग वो दे रहा है। उनका मानना है कि यहाँ पे जो टारगेट्स हैं 74 रुपए के आसपास आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स की बात करें तो उनका ये भी मानना है कि जो कासा सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, जो ब्रांच नेटवर्क सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, वो कंपनी के लिए काफी फेवरेबल, स्पेशली आईडीएफसी बैंक के लिए। उसके अलावा एंटीक मानता है कि कैपिटल फर्स्ट में जो पोटेंशियल अपसाइड है वो मौजूदा 850 के लेवल से 10 से 15% का और ऊपर का अपसाइड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो वो भी इनके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की मर्जर पर रिपोर्ट आई है, उन्होंने कैपिटल फर्स्ट के लिए जो टारगेट्स है उसको रिवाइज करके 960 किए हैं और उनका जो आईडीएफसी बैंक को लेकर स्टांस है वो न्यूट्रल स्टांस मेंटेन है। तो कैपिटल फर्स्ट के ऊपर आईडीएफसी और ईडलवाइज दोनों की रिपोर्ट है और दोनों ने ही एक फेवरेबल व्यू जताया। तो सभी ब्रोकरेज हाउस भी यही मानता है कि सिचुएशन दोनों ही कंपनियों के लिए विन विन है और लॉन्ग टर्म में दोनों के प्रोस्पेक्ट काफी साउंड है। ये तो विन विन सिचुएशन हुई है दोनों ही कंपनीज के लिए, एक्चुअली दोनों के लिए। और ये खैर इस समय ये जरूरत भी है, वक्त का तकाजा भी है। खैर गौरांग, आपका व्यू क्या है इस डील पर और शेयर होल्डर्स के लिए सलाह क्या है? तो कैपिटल फर्स्ट काफी लंबे समय से हमारी राय रही है निवेश करने के लिए मिहिर। आईडीएफसी बैंक पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पूरा विश्लेषण अभी सुमित ने किया है, अगर निर्णायक तरीके से संपूर्ण हो जाता है ये काम तो डेफिनेटली एक विन विन सिचुएशन होगी। अगर आप स्टैंड अलोन कंपनीज की बात करें तो आईडीएफसी बैंक के जो नतीजे थे पिछले 3-4 तिमाही के, वहां पर एसेट क्वालिटी को लेकर के काफी कुछ गुंजाइश थी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना होगा कैपिटल फर्स्ट पे। वैसे भी सुमित कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा वैल्यूएशन आपको दिखेगी प्राइस टर्म्स में जो लिस्टेड कंपनी के तौर पर, दोनों ही हालांकि हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ठीक दिखेगा आपको। अब एक बार अंचल को अपने साथ जोड़ लेते हैं क्योंकि इन्फोसिस के नंबर्स आए हैं, नंबर्स आपको पता है अच्छे ही हैं, कुछ और अंडरलाइन इसमें क्या करने वाला जरा ये जानते हैं, और गेल के नंबर कैसे रहे जरा वो भी उनसे समझ लेते हैं। माफ कीजिए, प्रीव्यू इन्फोसिस पे अंडरलाइन करने वाला इशू क्या है? इन्फोसिस किस चीज पे ध्यान दे अंचल ज्यादा, क्योंकि इन्फोसिस अगर ऐसा नंबर है, गौरांग भी कह रहे हैं 1100 के ऊपर बना रहेगा, क्या चीज ज्यादा क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है? डिम्पी, 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इन्फोसिस में। पहला, कंपनी का मुनाफा अनुमान से बेहद बेहतर रहा। अगर आप टैक्स जो बचा है उसको एडजस्ट करके भी देखिए, तब भी स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी करीब 4% गिरने की, उसके मुकाबले उतना एडजस्टेड मुनाफा नहीं गिरा, वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा आज के लिए। दूसरा, मार्जिन्स गिरने का अनुमान था, उसके विपरीत कंपनी के एबिट मार्जिन्स बढ़कर आए, वो कहीं ना कहीं सपोर्टिंग फैक्टर होगा आज के सत्र में जब बाजार में इन्फोसिस खुलेगा। तीसरा सबसे बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट होगा गोइंग फॉरवर्ड। कंपनी ने अपनी कोई भी गाइडेंस कट नहीं की है,
अच्छे खासे क्लाइंट एडिशंस हैं, बड़े क्लाइंट्स भी कंपनी ने जोड़े हैं और मिड लेवल स्मॉल सेगमेंट में भी अच्छे क्लाइंट एडिशंस हुए, करीब 18 नए ग्राहक जोड़े। यानी गोइंग अहेड Q4 में एज सच कोई इश्यूज नहीं है कंपनी को अपनी गाइडेंस मीट करने में, वो एक अच्छा ट्रिगर साबित होगा आज इन्फोसिस के लिए। और इसके अलावा अगर आप और एक पॉइंट देखना चाहते हैं वो है इसकी अट्रिशन दर वापस से काबू में आ रही है, यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, वो गोइंग अहेड फायदा देगा। क्योंकि Q3 डिम्पी नॉर्मली आईटी कंपनी के लिए वीक रहता है और उसमें ऐसे नंबर्स पोस्ट करना साफ दिखा रहा है कि शायद गोइंग अहेड अब चीजें सुधरती हुई दिखे। ठीक है, चीजें सुधर रही हैं, ये आंकड़े आपके सामने हैं और गौरांग ने भी राय दी है कि इसमें आज सौदे खड़े किए जा सकते हैं। जरा गेल के बारे में और बताएं अंचल आप। बिल्कुल टीम, देखिए गेल से उम्मीद है इस बार एक वीक क्वार्टर की। कंपनी का रेवेन्यू डेफिनेटली करीब 12-12.5% तक बढ़ने का अनुमान है, लेकिन वो चीज ट्रांसलेट होती हुई नहीं दिखेगी मोर और लेस मुनाफे में। और उसका कारण है ओवरऑल स्पेंडिंग जो कंपनी की बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर डालेगी। जहां तक रही बात कंपनी की ओवरऑल आय की, करीब 13,900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी पोस्ट कर सकती है। ऑपरेटिंग फ्रंट पे अगर बात करें तो 2,140 करोड़ के आसपास का एबिटा रहेगा, महज 1.5% की बढ़त रह सकती है। और ये चीज डेंटिंग रहेगा गेल के केस में। अगर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और ज्यादा एस्केलेट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको मुनाफे में और मार्जिन पे और प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा। गैस ट्रांसमिशन कारोबार पे फोकस रखिएगा, वहां से थोड़ा मार्जिन को प्रेशर मिल सकता है। उसके अलावा बाकी इनका पाइपिंग कारोबार ठीक कर रहा है, इनका ओवरऑल बिजनेस जो ओवरऑल अदर सेगमेंट है वहां से एक अच्छी खासी आय आ रही है। जी चलिए, तो खैर इन्फोसिस के ही नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब ट्रिप चौधरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ट्रिप, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। So what's your take? You would have seen Infosys and TCS both the numbers closely. आपको क्या लग रहा है अब? Actually, the way to look at it is that the worst is over, the best is to come. For the next 2-3 quarters, they'll try to stabilize the business. The reason इसका ये है कि IT trend environment USA में improve हो रहा है। USA की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है और टेक इज अ पार्ट ऑफ एवरी इनिशिएटिव। लेकिन अभी भी यू नॉट आउट ऑफ द वुड, अभी भी काफी मुसीबत है इंडियन आईटी सर्विसेज में, क्योंकि जो काम वो देना चाहते हैं और जो आईटी सर्विसेज के पास स्किल्स हैं उससे मिसमैच है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो सबको बहुत जल्दी अपने एम्प्लॉयज को नए टेक्नोलॉजी स्किल सेट से ट्रेन करना पड़ेगा। अगर वो कर सकते हैं तो इंडियन आईटी सेक्टर विल हैव अ वेरी गुड टाइम फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। ठीक है ट्रिप, यहाँ पे कोई यूएस में जो भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं स्पेशली ऑन द टैक्स फ्रंट, वहां से आईटी का कोई डैमेज तो नहीं है? नहीं, मेरा इतना नहीं है, बिकॉज वो जैसे आपने आईटी सेक्टर को देखना है ना, उसमें आपको टैक्स रेट ये वो देखने का सेंस नहीं है। चक्कर ये है कि जो कॉर्पोरेशन है यूएस के, उनके टैक्स कम कर दिए हैं। वो जब टैक्स कम किए उन्होंने तो दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन R&D। जब R&D में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बड़े होशियार लोगों की जरूरत होती है जो इंडिया में काफी हैं। तो ओवरऑल टैक्स कम करने से जो कस्टमर है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डालता है, टेक्नोलॉजी में पैसा डालता है और टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है उसको होशियार लोगों की जरूरत होती है। वो होशियार लोग इंडिया में हैं और वो आईटी सर्विसेज के लिए एज अ सेकंड लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेशन में बेनिफिशियल है। ठीक है ट्रिप, शुक्रिया आपका आज से बिजनेस को समय देने के लिए। तो ट्रिप ने ये बात कही कि यस, यूएस में आईटी कंपनीज को कोई ज़्यादा मुश्किल तो नजर नहीं आ रही, हाँ, लेकिन स्किल डेवलपमेंट थोड़ा काम करना पड़ेगा, R&D पे काम करना पड़ेगा बस। इसके अलावा बिजनेस को लेकर कोई खास टेंशन तो नहीं दिख रही है। इन्फोसिस के ही CEO सलील पारिक ने भी कहा कि कंपनी की ग्रोथ के लिए 4 मुख्य एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं, इसलिए उनको अगले 3 महीने तो शायद लग जाएंगे, लेकिन ये स्ट्रेटजी पे वो आगे चल के अच्छा फायदा भी बनाएंगे। These are the new market opportunities, our client relationships, the people dimension, and our service offering portfolio that's constantly being rejuvenated. These are the 4 critical elements of our business as we look forward. Over the next 3 months, I'm meeting with several of our clients, several of our employees, several of our partners, working with our leadership team and the board to test the assumptions in the approach and build then a comprehensive view along those 4 critical elements.
और साथ अब जय ठक्कर भी जुड़े हैं। एसजीएक्स निफ्टी 10,725 पर है। जय, मॉर्निंग टू यू। बुल रन तो चल ही रहा है, सब जगह चल रहा है। कल मुंबई में था, दलाल स्ट्रीट पर तो चल ही रहा है। अब आप कहां तक दौड़ने का देख रहे हैं निफ्टी का रुझान इस समय? गुड मॉर्निंग मेहर। बिल्कुल एक अच्छा बुल रन चल रहा है सभी जगह से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जी बिजनेस एंड बीएससी जो जॉइंटली एक आपने एक बीएससी मैराथन बुल रन रखा था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एंड सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा मेहर, जो हिसाब से मार्केट में भी एक अच्छा दौड़ चालू है, आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगा। 10,800 के हमारे टारगेट्स इंटैक्ट है। वी थिंक 10,800 इज क्वाइट लाइकली। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंटली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मेहर देखने मिली वो ये है कि एक शार्प कट हमें देखने मिला एक इंट्राडे में, और वही स्पीड से हमें एक रिकवरी देखने मिली। बट वो कारण से जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है डेली चार्ट्स पर, दैट क्लियरली शोज के एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है। जो हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी 10,700 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, आई होप कि 10,690 के ऊपर आज स्पॉट निफ्टी निकल जाए। बिकॉज अगर वो निकल जाता है तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है वो नेगेट हो जाएगा। एंड वंस 10,690 आज के ट्रेडिंग सेशन में निकलता है, आई थिंक इट अगेन ट्रिगर्स अ बाय इवन फॉर इंट्राडे। 10,750 से लेके 10,800 तक के लेवल्स बनेंगे। ऑन द लोअर साइड में ये कहूंगा मीर अब कि 10,635, 10,600 ये एक अच्छा बेस बन चुका है। 10,600 तो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि वो जब तक नहीं ब्रेक होता ओवरऑल ट्रेंड बुलिश रहेगा। बैंक निफ्टी में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा मीर, वो ये है कि 25,800 अगर अब वो लेवल्स निकल जाते ये वीक में ना, आई थिंक 26 से लेकर 26,200 इमीडिएटली देखने मिल सकता है। ठीक है, तो जय कह रहे हैं 25,800 बैंक निफ्टी में निकल जाए तो नया एक बदलाव दिखेगा। 10,600 निफ्टी का अहम सपोर्ट है, इस पे आपको ध्यान रखना है। कुछ खबरों वाले शेयर्स भी आपका इंतजार करें, जरा देखिए। अंचल बताएं आज के बेहतरीन ऐसे खबरों वाले शेयर्स जो चलेंगे। एचडीएफसी में फोकस रखिएगा, डिम्पी यहाँ तेजी आ सकती है। कारण ये है कंपनी ने अनाउंस किया है बड़े इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट करेंगे। जीआईसी सिंगापुर, केकेआर, प्रेमजी ग्रुप को करीब 6.43 करोड़ शेयर अलॉट किए जाएंगे 1726 रुपए के भाव में। कुल 11,100 करोड़ से ज्यादा की रकम कंपनी जुटाएगी। पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा एचडीएफसी के लिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया पे फोकस रखिएगा, यहाँ जोरदार तेजी बनती हुई दिखेगी। कारण है आरबीआई ने एफपीआई निवेश सीमा बढ़ाई है, 24% से बढ़ा के 49% की है, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव ट्रिगर आज ग्रैन्यूल्स इंडिया के लिए रहेगा। ट्राइजेंट टेक कंपनी को ऑर्डर मिला है, $15 लाख का ये ऑर्डर मिला है। अच्छे वैल्यू का ऑर्डर है और इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज डेफिनेटली ट्राइजेंट टेक के शेयर पे आता हुआ दिखेगा। साथ ही फोकस रखिएगा केमिकल कंपनीज पे, जीएचसीएल, कनोरिया केमिकल जो पोटैश के कारोबार में है। कारण यह है चाइना में केमिकल कंपनियां बंद करी जा सकती हैं पर्यावरण दिक्कतों के चलते। 2018 यानी पूरे साल के दौरान बंद रखी जा सकती हैं और इसका फायदा इंडियन पोटैश मैन्युफैक्चरर्स को होगा, केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को होगा। लास्टली टेलीकॉम स्टॉक्स पे फोकस रखिएगा। कारण यह है कि ट्राई की तरफ से नई सुझाव आए हैं, जो इंटरनेशनल इंटरकनेक्ट चार्जेस हैं उनको घटाया गया है, 53 पैसा पर मिनट से कट करके 30 पैसा पर मिनट किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो एक इम्पैक्ट आज टेलीकॉम शेयरों पे डालेगा, वहां पे प्रेशर दिख सकता है जिन पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे खबरों वाले शेयर। सिमी, आपसे एक आपकी कन्विक्शन वाली कॉल चाहिए। आज तो उसमें हमको सौदा बनाना ही है, एक कैश की कॉल। कैश के कॉल देखिए डिम्पी, आज मैंने जो स्टॉक चूज किया था उसमें एक टाटा ग्लोबल था, वो फ्यूचर्स के है। तो आपने कैश के लिए पूछा है तो मैंने कैश का ही एक स्टॉक दे रही हूँ आपको, जेके टायर्स, जिसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा सा मोमेंटम आने का उम्मीद है। इनफैक्ट 175-76 के आसपास उस दिन बंद किया था, तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक आज 170 का लेवल होल्ड करता है, ये आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर वो लेवल होल्ड होता है तो बहुत जल्दी ये स्टॉक 210 तक का लेवल दिखा सकता है। अगर कैश का शेयर आप पूछेंगे तो मुझे जेके टायर्स ही देना पड़ेगा। मैंने डिलीवरी में मेरे क्लाइंटों को लास्ट वीक खरीदवाया था, तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट भी है इसमें। 200 से 210 का बहुत ही छोटा सा टारगेट है, शॉर्ट टर्म में अचीव हो सकता है। ठीक है, 210 रुपए तक का टारगेट है। आज का सबसे ज्यादा कन्विक्शन का कैश का शेयर सिमी की तरफ से वो जेके टायर्स है। कल की क्लोजिंग भी अच्छी थी, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की करीब 4% के ऊपर की। अब जरा संदीप को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, आप भी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स को जरा नोट कीजिएगा। संदीप, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स को लेकर शायद दूसरा ऐसा सेशन है जब रिपोर्ट आई है। शुक्रवार को भी रिपोर्ट थी, इसमें आज भी रिपोर्ट है।
इनफैक्ट चाइना से जो खबर आई है उस वजह से तो पूरा केमिकल सेक्टर लाइमलाइट में रहेगा ही, लेकिन एक्सिस सिक्योरिटीज इसकी रिपोर्ट आई थी शायद फ्राइडे को जब उन्होंने कवरेज इनिशिएट करी थी, और आज आईसीसी डायरेक्ट की रिपोर्ट आई है। बाय रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज शुरू करी है, 245 रुपए के टारगेट प्राइस दे रहे हैं। उनका मानना है कि मजबूत ग्रोथ है, केपेक्स प्लान काफी अच्छे हैं, फाइनेंसिंग इनकी काफी अच्छी है और प्रोडक्ट्स की जो मांग है वो भी काफी मजबूत है। तो कई सारे ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर हैं जिस वजह से हिमाद्री केमिकल पे 245 के टारगेट दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और किसी पे कवरेज शुरू हुई है? कवरेज में एक्विरिस ने वर्लपूल के ऊपर कवरेज शुरू करी, उन्होंने एड रेटिंग के साथ यहाँ पे कवरेज शुरू करी और 1770 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। उनका कहना है कि 3 मेन सेगमेंट्स पे फोकस करिए आप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसीज, यहीं से कंपनी की जो ग्रोथ है वो आती हुई दिखेगी और अब कंपनी का जो फोकस है, जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है वहां पे ज्यादा बढ़ रहा है, तो इससे इनका जो मुनाफा है उसमें ग्रोथ आती हुई दिखेगी, जिस वजह से वो बुलिश है। गौरांग, ये स्पेस तो काफी अच्छा चला, खैर बजट में कंजम्पशन को हो सकता है थोड़ा और बूस्टअप करे सरकार अलग अलग तरीके से। ये वर्लपूल आपकी लिस्ट में है, आप इसको कवर करते हैं सर? काफी लंबे समय से, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में सिम्फनी लिमिटेड, वोल्टास, ब्लू स्टार, ये कुछ और कंपनियां जो हमें पसंद है। और आई थिंक इलेक्ट्रिकल पेरिफेरल्स और अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी बजाज इलेक्ट्रिक और हैवेल्स इंडिया, ये भी हमारी सूची में शामिल है। ठीक है, इसके अलावा कोई अदानी पोर्ट्स पे भी रिपोर्ट है संदीप? अदानी पोर्ट पे डिम्पी सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और जो टारगेट प्राइस दिए जा रहे हैं वो 505 रुपए के हैं। और इनफैक्ट इसी स्पेस में गुजरात पिपावाव पोर्ट, जो कि पिछले हफ्ते काफी अच्छा चला भी था, इसके ऊपर भी एचएसबीसी की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने इसे अपग्रेड किया है। पहले होल्ड की रेटिंग थी, अब उसे बढ़ाकर बाय किया है। टारगेट प्राइस पहले 144 था, उसे बढ़ाकर 174 रुपए किया है। वो कह रहे हैं कि इंडिया चाइना एक्जिम ट्रेंड में फिर से रिबाउंड हो रहा है और इनकी फार ईस्ट में काफी ज्यादा एक्सपोजर भी है, तो इससे इनको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और डिम्पी एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्योंकि गुरांग हमारे साथ हैं अभी, जियोजीत की एक रिपोर्ट आई है आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पे, उन्होंने कवरेज इनिशिएट करी है बाय रेटिंग के साथ, 450 रुपए का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरा जो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस है उसका आउटलुक काफी ब्राइट है और ये जो स्टॉक है आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ, ये काफी बेस्ट प्ले उनको नजर आता है इस पूरे सेक्टर में। गुरांग, इसके अलावा आपने और क्या नोट किया जो आईसीसी प्रूडेंशियल 450 दिखता है आपको? इंश्योरेंस सेक्टर, खास करके जो लाइफ और नॉन लाइफ, पिछले साल जितने भी आईपीओ आए हैं डिम्पी, एक तो लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड जो 3 या 4 आईपीओ हमने देखे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आई थिंक अगर आप देखें तो जिस तरीके से जागरूकता लोगों में हो रही है इन सब चीजों को लेकर के, खास करके इंश्योरेंस, क्योंकि पहले ऐसे सोच थी कि आप मात्र टैक्स बचाने के हिसाब से इंश्योरेंस लेते थे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ देख रहे हैं हम, और उसी लिहाज से एक काफी बड़ा अनटैप मार्केट है। और ये जो कुछ नाम है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये 4 कंपनियों का अगर आप एक मिलाकर के देखें मार्केट शेयर, तो काफी बड़ा है और उनके पास काफी कैपेबिलिटीज है स्केल अप करने के लिए। उस लिहाज से एज अ डिस्क्लोजर ये भी कहना चाहूंगा कि एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, ये भी हमें पसंद है। ठीक है, एचडीएफसी, एसबीआई लाइफ और साथ ही इस पे भी आप आईसीआईसीआई प्रू पे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी 450 के टारगेट के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनियां 2018 की ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट की रडार पर हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। संदीप, हमने इन्फोसिस के बारे में सब कुछ समझ लिया, बस सिर्फ ब्रोकिंग हाउसेस में ये समझना है कि टारगेट्स क्या दे रहे हैं। मेरे को जरा जल्दी से वो सूची बता दीजिए कि कौन कौन से ब्रोकिंग हाउसेस ने क्या क्या टारगेट दिया। बस 5 रिपोर्ट्स है मेरे पास डिम्पी, जिसमें 3 ब्रोकर्स बुलिश हैं, एक ने तो अपग्रेड किया स्टॉक को। अब मैं आपको ऊपर की ओर टारगेट बता देता हूँ, वो है 1300 रुपए का, जो कि सीएलएसए का है, जिन्होंने 1230 का पहले टारगेट दिया था। और नीचे की ओर नमूरा, जो कि अभी भी रिड्यूस कॉल मेंटेन कर रहे हैं, उनका टारगेट 990 रुपए का है। तो बेस 990 का और ऊपर में जो बुल केस है वो 1300 का है। ठीक है संदीप, शुक्रिया आपका ये जानकारी हमको देने के लिए। अब कुछ ऐसे शेयर्स जो मार्केट के मोमेंटम वाले हैं, उन पे खबरें भी हैं, खासकर HDIL 200 करोड़ के वारंट जारी करने को इसको मंजूरी मिली है, 70 रुपए 50 पैसे के भाव पर होगा ये। सिमी अभी 63 पे चल रहा है, 70 के भाव पे वारंट है 200 करोड़ रुपए के। स्ट्रक्चर कितना ठीक नजर आ रहा है? शेयर खबर के हिसाब से तो चल सकता है थोड़ा जी।
जी डिम्पी, मुझे ये स्टॉक पसंद है क्योंकि बहुत ही रिसेंटली मैंने मेरे क्लाइंटों को रिकमेंड भी किया था और इनफैक्ट लास्ट वीक अपना शो में भी आप ही के साथ मैंने ये स्टॉक डिस्कस भी किया था। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी ऊपर जा सकता है, एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ है, 60 के ऊपर मेंटेन करेगा तो ये स्टॉक बहुत जल्दी 70 से 72 का रेंज दिखा सकता है। इनफैक्ट जो पोटेंशियल है, लग रहा है कि अगर थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम ले तो हो सकता है 3 से 6 महीने के बीच में ये स्टॉक 85 से 90 का रेंज भी दिखा सकता है। तो बहुत बुलिश हूँ मैं, मुझे लगता है कि करंट लेवल पर या थोड़ा सा डीप पर खरीदारी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 55 के नीचे स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा अगर कोई 6 महीने का नजरिया रखता है तो। ठीक है, 6 महीने के नजरिए के साथ आप इसमें उतर के आ सकते हैं। स्ट्रक्चर तो ठीक ही नजर आ रहा है, शेयर पे ध्यान रखने होगा आपको। आज मार्केट का सेटअप तो ठीक है, आज एसएक्स निफ्टी ठीक है और साथ ही साथ खबरों का फ्लो भी ठीक है और बीएसई के बुल रन का जोश भी आपको आज फिर से दिख सकता है जी बिजनेस की स्क्रीन पर, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि अर्थव्यवस्था और हेल्थ दोनों का कॉम्बिनेशन बेहतर है। अब देखते हैं जरा आज के वादा की कॉल्स। पहले जरा रिटर्न कार्ड के साथ शुरुआत करते हैं। आज जो रिटर्न कार्ड यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है वो आपको बता रहा है कि आज का सेशन भी शायद कन्विक्शन से बहुत स्ट्रांग हो सकता है। एचडीएफसी कल चला था, 8000 पे मिले वहां से। एक ऑप्शन थी 9750 की सीजी पावर की, आज ट्रेडिंग कॉल्स में भी आप देख पा रहे थे। ऑलरेडी 2500 पे वहां से हमने गेन किया। और एक बैंकिंग में कोटक महिंद्रा बैंक है, कुछ प्राइवेट बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और यहाँ से करीब 4500 पे आप तक और मिले हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन इससे भी और बेहतर हो सकता है। अब कुछ आज के सौदों की बारी है। सिमी भौमिक हमारे साथ है, जय ठक्कर भी है। सिमी, आपकी रिकमेंडेशंस आज के एफ एंड ओ शेयर्स की। खुला था वो जी सिमी, आपकी आवाज आ रही है? आपको आवाज मिल रही है? शायद सिमी से भी आवाज नहीं होगी। जय, आपसे शुरुआत करते हैं, आपके एफ एंड ओ के शेयर्स। श्योर डिम्पी, ओवरऑल मेरे आज 5 बाय रिकमेंडेशन है। फ्यूचर्स में फर्स्ट मेरा एक बाय रिकमेंडेशन है गॉडफ्रे फिलिप्स पर। इसका कारण ये है डिम्पी के काफी समय से मैं देख रहा हूँ कि ये स्टॉक में लो लेवल्स पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट एड अप होते हुए नजर आ रहा है फ्यूचर्स में। साथ ही साथ इसके जो बोलिंग का बैंड्स है, अगर आप वीकली चार्ट या मंथली चार्ट देखो तो काफी नैरो डाउन हो चुके हैं और इतना नैरो कि इतना कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जब भी एक एक्सपांशन होता है तो एक गामा देखने मिलता है, एक स्पीड मोमेंटम देखने मिलता है। आई थिंक गॉडफ्रे फिलिप्स फ्यूचर्स बाय करके चलना चाहिए। 1100 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे, ऑन द लोअर साइड 1010 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेकंड जो मेरा बाय रिकमेंडेशन है वो ऑप्शन फ्रंट पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉल ऑप्शंस लेने चाहिए 165 को। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो कंसोलिडेशन है ऊपर का ब्रेकआउट देगा। 5.5 का टारगेट रहेगा बॉब का, 165 का कॉल में 2 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा। थर्ड जो मेरा बाय रिकमेंडेशन है डिम्पी, वो ओएनजीसी में 200 के कॉल ऑप्शन पे। ओएनजीसी का 200 का कॉल ऑप्शन बाय करें। शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा 8 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपए 90 पैसे का। आईसीआईसीआई बैंक के 320 के कॉल ऑप्शन बाय करें। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर डिम्पी हमने देखा है तो बैंक निफ्टी में जो हिसाब से उछाला है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक का था, जिसमें लोअर लेवल से एक अच्छी खरीद हमें देखने मिली थी लगभग 310 के लेवल से और 317-18 के लेवल्स पे आसपास क्लोज हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ऑलमोस्ट 320 के कॉल ऑप्शन में अगर इस लेवल्स पे बाई करते तो जो टारगेट बनकर आ रहा है दैट कम्स अराउंड 9.50, स्टॉप लॉस रहेगा 3.75 का। और एक आखिरी कैश सेगमेंट में मैं जो बाय रिकमेंडेशन देना चाहूंगा डिम्पी, वो है गुजरात पिपाओ है, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने मिला है। डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो क्लियरली टेक ऑफ किया है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम्स। सो आई थिंक जीपीपीएल एक कैश सेगमेंट में 60 से 10 दिनों के लिए, दैट इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, दैट इज एटलीस्ट फॉर 7 to 10 डेज जीपीपीएल बाय करके चले। 185 के टारगेट्स रहेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 145 का। बिल्कुल। सिमी, आपके आज के लिए कॉल्स क्या हैं? 2-3 स्टॉक मेरे रडार पे भी है। एक टाटा ग्लोबल, मैंने पहले भी कह रही थी, ये टाटा ग्लोबल मुझे अच्छा लग रहा है कि ऑल टाइम हाई फ्राइडे को पोस्ट किया था 325 के आसपास, तो 325-323 के आसपास वापस खरीदारी करने का सलाह होगा। इंट्राडे का टारगेट जो मैंने रखा है वो 329-333 का है। आज नहीं तो कल तक आ जाएगा। 318 के नीचे स्टॉप लगा के इसमें पोजीशन लिया जा सकता है। फ्यूचर्स में है तो ट्रेड फ्यूचर्स में भी लिया जा सकता है। मेरा सेकंड स्टॉक है एस्कॉर्ट्स, जिसमें 800 के ऊपर का क्लोजिंग उस दिन दिखा था, तो 800 के ऊपर इसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है एकदम ऑल टाइम हाई में। तो मुझे जब तक ये स्टॉक 800 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक खरीदारी करने का सलाह देना पड़ेगा। 797 के नीचे स्टॉप लॉस होगा। 820-827 का इनिशियल टारगेट्स है, वो हो सकता है आज ही अचीव हो जाएगा। अगर अचीव ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस के साथ कल तक वेट कीजिए। हो सकता है वो जो टारगेट मैंने दिया है उससे ज़्यादा
ये स्टॉक दिखा सकता है। मेरा थर्ड स्टॉक है टोरेंट पावर, जिसमें 300 के आसपास का एक ब्रेकआउट हो रहा था फ्राइडे को, पर क्लोजिंग 300 के ऊपर नहीं आया था। वापस ये 294, 93 के आसपास आके बंद किया था। इसमें भी मेरा खरीदारी करने का सलाह होगा। 289 के नीचे स्टॉप लॉस होगा और टारगेट्स 298 और 302। इनफैक्ट 302 के ऊपर जाने के बाद इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, क्योंकि लगातार लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये 302, 303 के आसपास हाई बना के आया है। वो हाई क्रॉस करेगा तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट होगा, जिसका टारगेट 315 से 20 का हो सकता है। तो तीनों टारगेट स्टॉक में मेरा बाय रिकमेंडेशन है। आज से 2-1 दिन के लिए ये पोजीशंस लिया जा सकता है। ठीक है, सीमे की कॉल्स हैं टाटा ग्लोबल, एस्कॉर्ट्स, टोरेंट पावर, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। जय की कॉल्स है गुजरात पीवा कैश की, गोडफ्रे फिलिप्स, ये फ्यूचर्स का कॉल है उनकी तरफ से। और एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ऑप्शन भी उन्होंने हमको दिया है 165 की कॉल, अगर आप लेना चाहते हैं 3-3.5 रुपए में मिल जाएगी। 5.5 रुपए तक का टारगेट रख के सौदे को खड़ा करें, लगा लीजिएगा 2 रुपए का टारगेट। तो ये सारे के सारे F&O के शेयर्स आपके सामने पूरे हुए। और अब देखते हैं आज का टुडेज ट्रेड। बताएं रजत, आज का टुडेज ट्रेड। बिल्कुल, पीएनबी गिल्ड्स होगा जहां पर खरीदारी की जा सकती है। देखिए, शुक्रवार को जो वॉल्यूम्स थे ना, वो 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम थे। ये कंपनी जो है ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स ट्रेडिंग कारोबार में है और शानदार रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। टेक्निकली अब आप देखें तो 47-50 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनाया अर्ली चार्ट्स पे और शुक्रवार को अंतिम चरण में चल पड़ा। तो आज खरीदारी फॉलो बाइंग के चल से भी बन सकती है। 8 हफ्ते की ऊंचाई के करीब कामकाज कर रहे हैं, लेकिन ये 47-50 इसलिए भी बहुत क्रूशल एक लेवल रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्लस्टर ऑफ एवरेजेस हैं, यानी कि 10, 20, 50 दिन की जो औसत है वो 47 से 47-50 की रेंज पे ही है। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता तब तक यहां पर खरीदारी बनती चली जाएगी और प्रीवियस हाईज जो सितंबर 2017 की है उनको टेस्ट करने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। टेक्निकली बाय कॉल 53 से 54 तक के टारगेट्स पोजिशनली यहां पर रख के चल सकते हैं, लेकिन आज 47.5 की रेंज पे एक स्टॉप लॉस जरूर अपने सौदे पे लगा ले और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलने इस सौदे में। ठीक है, 53 का टारगेट होगा इसमें। बिल्कुल, तो 53 के टारगेट के लिए आप नजर रख सकते हैं यहाँ पर। इस बीच जय, आज इन्फोसिस या फिर टीसीएस में तो खैर चलिए फैक्टर्ड इन भी है कुछ हद तक परफॉर्मेंस, लेकिन इन्फोसिस पर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? वेल, एज अ डिस्क्लेमर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा भीर कि हमारी ऑलरेडी एक बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटजी रेकमेंड की हुई है हमने क्लाइंट्स में, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने डिम्पी के साथ किया था, रजत के साथ यही स्ट्रेटजी शेयर भी की थी। ऊपर की तरफ मैंने कहा था कि 1100 तक के कॉल ऑप्शंस बाय करें और लगभग 1200 के कॉल ऑप्शन बेचे। आई थिंक इसमें एक अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है, स्प्रेड भी काफ़ी अच्छा था। अभी मुझे ऐसे ही लग रहा है जो हिसाब से एक ब्रेकआउट देखने मिला है और जो हिसाब से ये थाउजेंड्स के लेवल्स को 1000, 1010 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था, एक क्लियरली दिखा रहा है कि इसको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनकर आ रहे हैं डेट कम्स टू अराउंड 1250, तो 1250 तक के जाने की तो जगह बिल्कुल है इसमें। 1250 से लेकर 1300 यहाँ कहाँ इन्फोसिस अटक सकता है, बट वो लेवल्स तक हमें जाते हुए स्पीडली या तो स्विफ्टली देखने मिल सकता है। तो आई थिंक इन्फोसिस में खरीद कर ही चलना चाहिए। किसी की ऑलरेडी बाइंग खड़ी है द लोअर लेवल्स की, तो मैं कहूँगा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो अराउंड 1010 के लेवल्स पे, जब तक उसको लेवल्स के नीचे नहीं आता। आई थिंक पॉजिटिव रुझान बना रहेगा इसमें। और अगर आप देखें तो निफ्टी आईटी से लेके सारे मिडकैप आईटी नेम्स में भी हमें ऑलरेडी एक अच्छा मूव देखने मिल ही रहा है। ठीक है, तो इन्फोसिस पे लेके जय भी काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं 1300 तो सीएलएस से भी टारगेट दे रहा है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे।